नमस्कार दोस्तों, आपके पास ये खबर तो पहुंच ही चुकी है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है अमेरिका ने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया उनका, और उनके ऊपर कह रहा है कि मुकदमा चलाएगा। और अब वेनेजुएला पे इनडायरेक्टली अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया और वो कह रहा है कि वहाँ का शासन भी अब वही चलाएगा जब तक कि वहाँ पर कोई इंतरिम गवर्नमेंट का जो है गठन नहीं हो जाता है। तो लोग इसको अमेरिका की दादागिरी बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। और वेनेजुएला एक छोटा सा देश है, इसके पास बहुत सारा तेल है और अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि उसका तेल वो अब बेचेगा और उससे ही जो उसके प्राकृतिक संसाधन है उससे वेनेजुएला का ख़र्चा भी वो चलाएगा और खूब सारा पैसा वो बनाएगा। ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति जो है इस तरीके से खुलेआम दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके उसको जस्टिफिकेशन भी दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी रहे हैं। बहरहाल भारत के अंदर में वेनेजुएला का कोई इतना खासा रोल था नहीं। जहाँ तक तेल की बात है तो भारत वेनेजुएला से भी तेल ख़रीद सकता था, वेनेजुएला का तेल अमेरिका ख़रीदेगा उससे भी ख़रीद सकता था, रशिया से ख़रीदता है, ओपेक से ख़रीदता ही है। तो भारत के ऊपर में फिर हम लोग वेनेजुएला को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं और हम लोग क्यों सर्च कर रहे हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। कुछ लोगों का तो मकसद है एंटरटेनमेंट के, भैया दो लोग भिड़ेंगे तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, और कुछ लोगों के कंसर्न बहुत सीरियस हैं। तो जिन लोगों के कंसर्न बहुत सीरियस है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि वो लोग समझें कि अब आगे क्या होगा और ये असल में हुआ क्या है। यहाँ तक एक जो लोग सीरियस हैं उनको असल में थोड़ा सा पहले से और चीज़ों का अंदाज़ा भी था। जैसे कि वो लोग ये समझते थे कि ये जो वेनेजुएला है ये सिर्फ वेनेजुएला नहीं है, ये तो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एक लॉबी काम कर रही है और वो जो है अमेरिका के सिंगल पोलर, ये जो सिंगल एक ताकत है अमेरिका, इसको बार बार चुनौती दे रही है, चैलेंज कर रही है और बता रही है कि अमेरिका तुम अकेले नहीं हो, दुनिया के अंदर सारे फैसले तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। उसी का एक समझ लीजिए सिपाही था वेनेजुएला। ये रशिया, चाइना, ईरान और कई बार टर्की अंदर बाहर और मिडिल ईस्ट कई बार किस पाले में है, जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो असल में कहाँ हैं, अमेरिका के साथ हैं कि वो रशिया के साथ हैं। और ये जो गुट था वेनेजुएला तो क्लियर था कि वो रशिया और चाइना के खेमे के अंदर ही है और अमेरिका को जो चुनौती मिल रही है वो उसका सहपाठी साथी है। अमेरिका ने उनके एक सेनापति को उठाया, किडनैप कर लिया और अब उस पर मुकदमा चलाएंगे और हो सकता है उनको फांसी की सज़ा दे दे, क्योंकि जिस तरीके के इल्ज़ाम अमेरिका उनके ऊपर लगा रहा है कि इसने यहाँ पर मौत के सामान भेजे, यहाँ से लाखों लोग, हज़ारों अमेरिकियों का जीवन प्रभावित हुआ, वो मौत में गए, तो वो ऑब्वियसली उनका कोर्ट है तो वो प्रूव भी कर देंगे ये सब के उन्होंने किया है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ये छद्म युद्ध चल रहा था एक तरीके से, तो उसमें ये सब हो रहा था। तो अब क्योंकि उनका आदमी उनके पास कब्ज़े में है, तो अगर वेनेजुएला ट्रंप को पकड़ के उठा के ले आते अपने यहाँ तो वो ट्रंप के ऊपर भी मुकदमा चला के साबित भी कर सकते थे, क्योंकि छद्म युद्ध तो अमेरिका भी लड़ ही रहा था। हम लोगों का मकसद ये नहीं है। लोगों की क्यूरियोसिटी जो है इस वॉर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ ये समझने में है कि क्या वाकई अगले 50 साल के लिए अमेरिका की दादागिरी इस्टेब्लिश हो गई है और अब जो है सारी की सारी आवाज़ें जो ये मल्टीपोलर बायोपोलर ऐसा दुनिया भर का वर्ल्ड बनाने की चल रही थी, ये कवायद अब ख़त्म हो गई है, अपने अंजाम को पहुँच गई। अमेरिका ने बता दिया कि वो दुनिया का अकेला बादशाह है, बेताज बादशाह, और उससे उलझो मत, बहस मत करो। और अपने जो भारत की एक स्ट्रेटजी थी कि वो क्लियर नहीं इंडिकेशन दे रहा था कि वो कहाँ पर है, किस साइड पर है, वो उसको भी एक सक्सेस मिली है। देखिए मेरे दोस्तों, और कुछ लोगों के दिमाग में ये डर भी है कि अब ये तो अमेरिका क्योंकि उसके हौसले बढ़ जाएंगे तो अब वो ईरान पे कब्ज़ा करेगा। ईरान में आप देख ही रहे हैं कि विद्रोह चल रहा है और अमेरिका ने कहा भी है कि अगर वो विद्रोहियों के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो वो यकीनन जो है ईरान के ऊपर में हमला भी कर सकता है और खैमनी की रिजीम को तो जाना ही होगा और बदलना होगा। और यहाँ का तो किडनैप ही कर लिया उसने वेनेजुएला का। मुद्दा ये है कि उसके बावजूद भी ईरान ने जो है प्रदर्शनकारी जो हैं ये 6 प्रदर्शनकारी मार दिए थे और कह रहे हैं कि काफ़ी व्यापारी लॉबी भी ईरान के अंदर में टूट गई है और वो इस बार जो है प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ दे रही है और ईरानी रिजीम को एक टफ़ कंपटीशन इस टाइम पहली बार झेलने के लिए मिल रहा है। ईरान के हालात ख़राब हैं। अब ईरान की रिजीम भी बदल जाएगी, तो जैसे वेनेजुएला का अंजाम हुआ वही खमेनी का भी हो जाएगा अंजाम। तो मेरा ये मानना है और ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, इसको आप समझ लो। देखिए जो वॉर होती है ना, वॉर वो फेजेस में होती है। इसके अंदर ये नहीं होता कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटे सिपाही थे जो वेनेजुएला के आदमी है और खमेनी साहब जो है ना ये मुख्य सेनापतियों में से एक है। मतलब ये वो लोग हैं जो लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो हिजबुल्ला, हुती, हमास,
ये लोग अभी तक जो है कमज़ोर भले ही हो गए लेकिन रिटेलिएट कर रहे हैं। तो ईरान जो है खamenei साहब और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अंदर में थोड़ा बहुत आपको अंतर करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो गया है कि अमेरिका जाके अभी जिनपिंग को भी उठा शी जिनपिंग को उठा लेगा और जाके पुतिन को जो है उठा लेगा और यूक्रेन के अंदर पुतिन के ऊपर मुकदमा चला के पुतिन को भी फांसी चढ़ा देगा। ये नहीं हुआ है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है वो तो व्यापारी है, वो तो युद्ध के अंदर कूदेगा ही नहीं। और कुछ लोग इमोशनल हो रहे हैं कि अगर अमेरिका ने किया तो चाइना भी करके दिखाए, ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले। तो ये सब ये थोथोलॉजी वाली बात है। एक्चुअली वॉर जो है कई स्टेजेस में लड़ी जाती है और आज की तारीख़ तक भी जो है जो ये लॉबी है चाइना, रशिया, ईरान, ये एक विन विन कंडीशन के अंदर ही है। भले ही इनका एक सिपाही जो है आज पकड़ा गया है। अब इसके बाद जो है आगे की प्लानिंग होगी, आगे के रास्ते तलाश करे जाएंगे, आगे का तरीका निकाला जाएगा। ये सब इमोशनल तरीके से नहीं होता है। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में गारंटी कर रहा हूँ। खamenei साहब को अमेरिका अगर हमला करेगा तो अमेरिका की तबाही निश्चित है, एक बात। दूसरी बात, खamenei साहब की रिजीम चेंज नहीं हो रही है, वो बहुत मजबूत है और वो टिकी हुई है और वो टिकी रहेगी और इस बगावत को वो बहुत आराम से पार करेगी क्योंकि जन समर्थन उनके साथ में है। वेनेजुएला के अंदर में चक्कर दूसरा था, ईरान के अंदर चक्कर दूसरा है। वेनेजुएला के अंदर में चक्कर ये था कि लोग इस चीज़ को समझ रहे थे कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उसके बेनिफिशियरी नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग के अंदर ये उनके था कि चलो यार, अगर हम लोग बेनिफिशियरी बनते हैं तो एक बार को ग़ुलामी भी आती है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ऐसा क्राउड, ईरान का क्राउड उस तरीके का नहीं है। ईरान का क्राउड की मेंटलिटी अलग तरीके की है, वो अलग तरीके से सोचता है। वो भूखा मर जाना पसंद करेगा लेकिन वो कि ग़ुलामी बर्दाश्त वाला कंडीशन ईरान के साथ में लागू नहीं होता है। ना ही ये कंडीशन जो है रशियन के साथ लागू होता है और ना ही ये कंडीशन जो है चाइनीज़ लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो बेसिक जब आप कहीं पर ग़ुलाम बना के रखना चाहते हो ना, तो वहाँ पर आपको ग़ुलाम बना कर रखने के लिए वहाँ की जनता का समर्थन होना चाहिए। जैसे अमेरिका हमको फाइनेंशियली जिस तरीके से भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के शिकार हैं जो हम लोग डिपेंडेंट हैं। हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, उनके बिना हमें लगता है हम पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग अपने मूल चीज़ों को पिछड़ा हुआ मान सकते, ख़राब मान सकते, घटिया मान सकते। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर एक जन विद्रोह को पैदा किया जा सकता है ना। तो लेकिन भारत के अंदर में भी एक मेंटेलिटी ये है कि अगर जन विद्रोह करने के बाद में उसको ये एहसास हो जाए कि ये ग़ुलामी बढ़ गई है या फिर इसका बाहर से बहुत ज़्यादा मतलब हमारे देश के ऊपर में कब्ज़ा करने की कोशिश हुई है या फिर हमारे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ की पब्लिक जो गुरिल्ला वॉर कर लेगी, लड़ लेगी सालों तक, लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही रीज़न था कि यहाँ से ब्रिटिश जो है एक प्रशासनिक इकाई बना के और यहाँ से वो लोग चले गए थे। उनको पता था कि ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये लोग जेल हो जाएं और ग़ुलामी के अंदर जो है ये अपने आप को जीने लगें। वही ईरानी भी कभी नहीं होंगे और वही जो है चाइनीज़ कभी नहीं होंगे और रशियन कभी नहीं होंगे। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि आप इसको मान लो, मेरी इस बात को आप लिख के कहीं पर भी रख लो, ये जो वॉर चल रही है एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर ही चल रही है ये, और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों को सेटल होना अभी तय है, बाकी है। और इसके अंदर में कुछ चीज़ें जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि चाइना साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और इकोनॉमी, इसके अंदर में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है आज की तारीख़ में। रशिया जो है लंबी जंग लड़ने का वो माहिर खिलाड़ी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो बहुत लंबी लंबी जंगें लड़ सकते हैं उसके आर्मी मैन, और बहुत कामयाब स्ट्रेटजी के साथ में बिना थके वो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन पैदा कर सकते हैं। ईरानी लोगों के अंदर में बहुत ज़बरदस्त जज्बा है, उनके अंदर में जोश है, जज्बा है, और वो अगर उनके ख़राब आर्थिक हालात भी होते चले जाते हैं और भी ख़राब हो जाते हैं तो भी वो किसी भी हालत में अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। आप देखिए, आज तक हमास, गाज़ा का तो पूरा का पूरा मट्टी पलीत करके प्लेन बना दिया है अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलके, लेकिन क्या उसके बाद गाज़ा के हौसले को वो प्लेन बना पाया है? गाज़ा का हौसला आज भी पहाड़ों की चोटियों की तरह बुलंद है, और वो आज भी, अगर आप एक गाज़ा के नॉर्मल आदमी से जाके बात करेंगे तो वो उसका आज भी ये मानना है कि वो इज़राइल को इस जंग के अंदर मात देगा, हराएगा, यहाँ से भगाएगा। तो यही कहानी ईरान में होगी और यही कहानी इसका
अंत अंजाम यही है कि अगर अमेरिका इस तरीके से दादागिरी जारी रखता है और इसको जो है, कई बार क्या होता है, देखिए हमारे घर के अंदर में मान लीजिए अचानक से एक बीमारी आई और उससे जो है हमारे परिवार का कोई सदस्य मर गया, तो उस टाइम पे हम लोग क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग उसके बीमारी के आगे सरेंडर हैं। हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत थी, हमारे पास कुछ चीज़ें थीं, लेकिन क्या होता है कि साइमल्टेनियसली हम लोग वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई कल को बीमारी आती है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग अगली जनरेशन को उससे बचा के निकाल के लेके चलते हैं। तो आप अगर हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो जब क्या कहते हैं, यहाँ से मुग़ल ख़त्म हुए थे, ऑटोमन ख़त्म हुआ था और इस्लामिक साम्राज्य लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो उस टाइम पर क्या था कि पहले तो इमोशनल था कि ग़ुलामी मानेंगे नहीं, तो उन्होंने बड़े बड़े फिर दुनिया के अंदर में जब एक साम्राज्य ढह रहे थे तो नए साम्राज्य बन रहे थे, तो बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, एक हुआ फिर दूसरा हुआ, फिर एक निज़ाम जो है दुनिया के अंदर में कायम हो गया। वो उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक तरीके का सरेंडर था। वो निज़ाम जो है अभी चल रहा है, सालों तक वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन ये जो युद्ध हुए, इन युद्धों से जो शिक्षा मिली इन देशों ने कि भावनात्मक आवेग के अंदर में आके आपको लगातार जो है लड़ते नहीं रहना है, और आपकी बहुत बुरी पिटाई भी हो सकती है उसके अंदर में। तो फिर इन्होंने क्या करा, वही बीमारी का निदान की तरफ ये लोग बढ़े, और धीरे 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 तरक्की करते हुए ये आगे बढ़ते 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 अभी आँख से आँख मिला के बात करने की कंडीशन के अंदर में ये लोग पहुँच गए हैं। तभी ये आँख से आँख मिला के बात भी कर रहे हैं। अब ठीक है, वॉर हो रही है, अब तो देखिए जब दो बराबर के पहलवान आपस में भिड़ते हैं ना, तो ये नहीं होता कि उसने एक थप्पड़ मार दिया तो वो तो गिर गया, और उसने एक थप्पड़ मार दिया तो वो तो गिर गया। ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ईरान का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है इस वॉर के अंदर। अंतिम नतीजे जो है वो अमेरिका के लिए ही घातक होंगे। अगर वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करता है तो अमेरिका जो है ये जितना इन्जॉय करना था वो उतना इन्जॉय उसका हो चुका है। आगे का उसका इन्जॉयमेंट का रास्ता जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और ढह जाएगा। और क्या होता है, अभी कुछ समझ में, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि जब आप किसी के दबाव में होते हैं और आप सीधी वॉर की कंडीशन के अंदर में नहीं होते, तो बहुत सारे लोग उस कंडीशन के अंदर में चुप होकर बैठ जाते हैं। वो कुछ उस तरीके से बड़ा रिएक्शन नहीं देते, या बड़ी कोई ऐसी बात नहीं बोलते, या बड़ा कोई ऐसा मूव नहीं लेते कि जिससे उनके ऊपर में जंग आ जाए, उनको सीधा लड़ाई में उतरना पड़ जाए, और उनका जो अभी काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी के अंदर में उनके डेंट पड़ जाए। तो हो सकता है कि टेम्परेरी अरब, यूएई और ये जब जैसे इज़राइल वॉर के अंदर में नहीं बोल रहे थे, तो हो सकता है कि इस वॉर के अंदर में चाइना, रशिया नहीं इन्वॉल्व हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी का इलाज करना बंद कर देंगे, या फिर जो स्ट्रेटजी के ऊपर में काम कर रहे हैं उसको करना बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए, ना तो खमनेई को कुछ होने वाला है, ना तो पुतिन को कुछ होने वाला है, ना शी जिनपिंग को कुछ होने वाला है। तो यानी कि वो किला जो दूसरा बायोपोलर है, एक सिपाही उनका पकड़ा गया है और उसके अंदर में वो जो किला उनका मजबूती के साथ में वो खड़ा हुआ है, और अमेरिका के पास में जो हथकंडे मतलब जो रहते हैं उसके स्टाइल के, पहले वहाँ की इकोनॉमी को वीक कर दो, उनका रुपये को डिवैल्यू कर दो, फिर जनता के अंदर आक्रोश आएगा, फिर जनता जो है बगावत पे उतरेगी, फिर उस बगावत का बेनिफिट उठाकर जो है उसके देश के ऊपर में जो है, या तो अपनी पसंद का डेमोक्रेटिक देश है तो अपनी पसंद का शासक बिठा दो, फिर वो मांगे मान लेगा। और अगर वो ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेटिक देश नहीं है, तो वहाँ के बादशाह को वो मार दो, उसके बदले दूसरा डेमोक्रेसी के नाम पर या दूसरे बादशाह को वहाँ पर नियुक्त कर दो। तो ये करता है और वो सालों से कर रहा है, और लोग देख रहे हैं और लोग समझते हैं, आप और मैं समझते हैं। तो ये जो शासक हैं ये इसका प्रिपरेशन ले रहे हैं कि बार बार ऐसा होता है। अब बोलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, और वो बहुत आगे हैं, और 300 साल आगे हैं, और 600 साल आगे। हर किसी का दौर आता है, हर किसी का वक्त आता है। अभी इनका वक्त चल रहा है, लेकिन दूसरे लोगों का वक्त आ रहा है। तो ये जो चल रहा है ना, ये जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, और जो ढला हुआ सूरज है वो धीरे धीरे उगता है, उग जाएगा। वो एक एक्ट से, एक हार से, कई बार आप खबर सुनते होंगे कि रशिया ने बहुत बुरी तरीके से यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो लगता है वॉर ख़त्म हो गई। कई बार ऐसा लगता है कि इज़राइल ने जो है हमास के साथ में ये कर दिया, तो अब वो वॉर ख़त्म हो गई। नहीं ख़त्म हो रही है कोई वॉर, ये बहुत लंबी चलने वाली वॉर है, और इसका अंजाम जो है वो पहले से तय है।
कि ये दुनिया के अंदर में व्यवस्था परिवर्तन होगा, हो के रहेगा और इसके अंदर में नई व्यवस्था लागू होगी, हो के रहेगी और इसमें कई लोग जो है वो इसके गवाह बनेंगे। इन्हीं कुछ एक सालों के अंदर में वो इस पूरी बदली हुई व्यवस्था और बदली हुई दुनिया को अपनी आँखों से देखेंगे। कुछ लोगों को डाउट है कि क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे और वेनेजुएला एक क्रूड संपन्न देश है, तो क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने से अपने बाज़ार को कोई ख़ास असर पड़ने वाला है। देखो मेरे भाइयों, अपना बाज़ार जो है ना अमेरिकन छद्म इकनॉमी है और ये कब्ज़ा जो किया है ना अमेरिका ने ही किया है, तो बाज़ार के ऊपर में मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। बाज़ार इंटैक्ट है और जो मूव उसने बनाया है वो उस मूव को कैरी करेगा और आप मज़े लो, क्योंकि ये सल्तनतें और ये सिस्टम जो है ये रातों रात बदलने वाली चीज़ नहीं होते। अभी हो सकता है वेनेजुएला की आर्मी रिटेलिएट करे कुछ दिनों के अंदर में, नहीं करती है, वेनेजुएला सरेंडर हो जाता है तो कोई और सिपाही कहीं और से बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको ही पता है कि ये वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं शब्द इनके थे लेकिन आवाज़ कहीं और से इनके पास में आती थी। ये वहाँ से आवाज़ देने के लिए वो कोई दूसरा आदमी पैदा हो जाएगा अगर ये नहीं भी रहते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत भी नहीं है, दुनिया को कोई बहुत मजबूत मैसेज भी नहीं जा रहा है इससे कि ये तो यहाँ पे लोग टीआरपी के लिए और लगातार जो है मतलब कि वर्ल्ड वॉर हो गई, अरे हो चल रही है वर्ल्ड वॉर और चल रही है और ये जो है वर्ल्ड वॉर इस तरीके की है कि इसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और वो होके रहेगी और इसके अंदर में काफ़ी लोग जो हैं अदलते बदलते रहते हैं, कभी पड़ला ये वाला भारी, कभी पड़ला ये वाला भारी। आप मत परेशान होइए, आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए और इस तमाशे को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि भारत ने जो है बहुत ही कूल नीति अपना रखी है। हम लोग इस टाइम पे फुल मस्ती चल रही है दुनिया के अंदर में और हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो सिपाही है वो यूं ऐसे तूफ़ानों से राइड करते सारे झोंके निकाल के आगे बढ़ा रहा है। तो एक मज़बूत डेमोक्रेटिक सेटअप अपना बना हुआ है, मज़बूत स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास बनी हुई है, मज़बूत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो आप बोल लो कि किस तरीके से बनाया है, उस तरीके से बनाया है, आर्टिफिशियली डाटा मैनिपुलेट किए हैं एक आदमी, वो आप कुछ भी बोल लो, लेकिन वो अभी मजबूत है, इंटैक्ट है। और हमारे अमेरिका के साथ भी संबंध ख़राब अच्छे खट्टे मीठे जैसे भी हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डील की बातचीत चल रही है वो लगातार जारी है। हमारे रशिया से कोई संबंध ख़राब नहीं है, चाइना के साथ हमारा कारोबार चल रहा है, आस पड़ोस में भी हमारे जो है इतना बुरे हालात हमारे नहीं है, जैसा कि आपको जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट बता रहे हैं। अभी कूल एंड काम कंडीशन के अंदर में, तो इसलिए हम लोग ये दुनिया के अंदर जो उथल पुथल हो रही है चैन से बैठ के देख सकते हैं, चैन से बैठ के देखिए, एंजॉय कीजिए भू राजनीति और भू हिस्ट्री जो है अपने बदलाव के शेप में, और किस तरीके से सल्तनतें साम्राज्य उखड़ते हैं और किस तरीके से सत्ताओं के परिवर्तन होते हैं। आप ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ रहे, अपनी आंखों से घटते हुए देख रहे हैं। आप इस इतिहास के गवाह बन जाइए और सीखिए इससे कि दुनिया के अंदर में दादागिरी और तानाशाही किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलेगी। और बरगला के बहुत समय तक लोगों को झूठ बहका के, बरगला के, भटका के बहुत लंबे समय तक कोई शासन नहीं राज कर पाया है। शासन कितना भी बड़ा हो, शासन कितना भी छोटा हो, उसका ईमानदार रहना, न्यायप्रिय रहना, वो जो है हर हाल में मैंडेटरी है। और ऐसा ऐसा जब जियोपॉलिटिक्स कंडीशन सुधरेगी तो भारत के अंदर में भी ये एक विचार पैदा होगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर दादागिरी नहीं, सब भारतवासी मिलजुल के रहें और तरक्की के अंदर में अपना योगदान दें और सबकी जगह है, सबका देश है। इस तरीके की एक भावना यहाँ पर भी पैदा हो, जब ये बवंडर से हम लोग मुक्ति पा जाएं। अभी तो स्टेबल गवर्नमेंट है, तो अभी काम चल रहा है अपना, सब कुछ जैसे भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और हमारा राइडर बहुत अच्छी घुड़सवारी कह लीजिए, बाइक राइडिंग कह लीजिए, कर रहा है, तो हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मज़े लें ज़िंदगी के। जय हिंद।